चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तभी ये स्टोरी आगे बढ़ पाएगी। थाईलैंड, बैंकॉक सिटी। सुबह के 10 बजे। दर्द से कराहते हुए एक शख्स बोला, किंग बस एक और मौका दे दीजिए, अब दोबारा गलती नहीं होगी। आज तुम्हें पता चलेगा कि मौत का डर क्या होता है। बैंकॉक सिटी एक बड़े से विला के अंदर से कुछ ऐसी ही चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। विला के अंदर तकरीबन 5 से 6 लोग घुटनों के बल फर्श पर बैठे हुए थे। उन सभी ने अपना सर झुका रखा था। किसी के चेहरे पर चोट के निशान थे तो किसी के चेहरे पर गहरे घाव थे। सभी की हालत खराब थी। उनको देखकर ही कहा जा सकता था कि उन लोगों को कितनी बेरहमी से पीटा गया था, और वो सभी अपने सामने किंग साइज चेयर पर मौजूद इंसान की तरफ कांपते हुए देख रहे थे। किंग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, बस एक बार माफी दे दीजिए, वह लोग गिड़गिड़ाते हुए बोले। उनकी बातें सुन किंग साइज कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान, जिसके फेस पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो अपने फोन में कुछ कर रहा था। और फिर अचानक से ही कुछ सेकंड बाद उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई, जिसे देख उसके चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई और वह अपनी जगह पर से खड़ा होकर बोला, गेट रेडी टू प्ले द गेम ऑफ डेथ, आई एम कमिंग। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाल लिए और फिर कड़क लहजे में बोला, इंडिया जाने का वक्त आ गया है, इंतजाम करो। इतना कहकर वह वहां से जाने लगा तो पीछे से माइकल नाम के शख्स ने कहा, किंग इन लोगों का क्या करना है, सेंड ऑल ऑफ देम टू हेल। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहीं उसकी बात सुन वहां मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए माफी की गुहार लगाते रह गए, लेकिन उनकी सुनने वाला वहां से जा चुका था। माइकल ने किंग के आर्डर पर अपने आदमी को इशारा किया, जिसके बाद कुछ गार्ड आगे आए और फिर उन लोगों की रस्सी से पकड़कर सभी को घसीटते हुए वहां से सीधा एक कमरे के अंदर ले गए और उन सभी को वहां छोड़कर वह गार्ड्स बाहर आ गए। कमरे का गेट बंद कर बाहर दरवाजे पर लगी मशीन में एक गार्ड कुछ करने लगता है। कुछ सेकंड बाद वह गार्ड वहां से हटकर वापस से अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, तो वहीं अब कुछ सेकंड बाद ही उस कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती, जो कि बहुत ज्यादा भयानक और रूह कंपा देने वाली थी। महाराष्ट्र, नवी मुंबई, दोपहर के 2 बजे। एक घर के अंदर एक लड़की घुटनों के बल फर्श पर बैठी हुई थी। उसके सामने 2 लोग खड़े थे, एक 50 साल का आदमी और एक 45 साल की औरत, जो कि उसे इस वक्त अपनी लाल आंखों के साथ गुस्से से भरी नजरों से देख रहे थे। तभी आदमी अपनी भारी भरकम आवाज से जोर से चिल्लाया, चुप रहो, अपनी मामी से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मामा जी, अंशिका धीरे से फुसफुसाई। अंशिका ने अपना सिर उठाया और एक काली छाया उसकी ओर टूट पड़ी। उसने तुरंत उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी भी 1 सेकंड की देर थी और फिर अगले ही पल वह दर्द से चिल्ला पड़ी, क्योंकि उसके राइट हैंड की बाजू में एक स्टिक जोर से आकर लगी, जिसका दर्द असहनीय था। उस दर्द से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी दूध जैसी गोरी त्वचा पर लाल रंग का निशान उभर आया। उसके शरीर पर ऐसे कई और निशान भी पहले से थे। मासूम से सुंदर चेहरे पर भी किसी के हाथ की उंगलियां छपी हुई थी। 4 पैसे क्या कमाने लगी जबान देख रहे हो कैसे पटर पटर चल रही है। कल तक तो इसकी हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी बोलने की, लेकिन अब देखो हमें ही सिखाने चली है। एक इसकी माँ थी जो 10 साल पहले इसे हमारे कदमों में छोड़कर चल बसी। हमने अपनी समझकर पाल पोष कर बड़ा किया, लेकिन ये तो हमें ही आंखें दिखा रही है। खाल खींच लूंगी तुम्हारी, जो मुझे घूरा चल नजरें नीचे कर। कहते हुए रीना माथुर, मामी, ने एक बार और स्टिक हवा में उठाई। ये देख अंशिका उससे होने वाले दर्द से कांप गई और उसने झट से अपनी नजरें नीचे कर ली। उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी
और गर्दन झुकाते ही उसके अब तक रोके हुए आंसू बह चले, जिसे उसने अपने हाथ की हथेली पर गिरने दिया। ऐसा अक्सर होता था, उसे हमेशा से ही इसी तरह से जिल्लत के साथ इस घर में जीना पड़ता था। उसे नहीं पता था कि उसकी गलती क्या थी, लेकिन उसे बिना किसी गलती के ही सब कुछ सुनना पड़ता था, और अगर गलती से एक शब्द उसने कहा तो वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आज उसने एक आवाज उठाई थी, क्योंकि वह बहुत बड़ी मुसीबत में थी। मामा जी, अगर मेरे भाई की जल्द से जल्द सर्जरी नहीं हुई तो वह मर जाएगा। माँ से किए गए वादे की ही खातिर कृपया उसकी जान बचाएं। अपनी बीत कहते हुए अंशिका की आवाज नरम हो गई। वह अपने दर्द को भूलकर अपनी बात कह देती है। उसका छोटा भाई देव, जो महज 13 साल का था, जिसको फेटल वेंट्रिकुलर अरिथमियाज की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए उसकी हार्ट सर्जरी होनी थी, और उसे उसके लिए 3 से 4 लाख की जरूरत थी। उसे पैसे चाहिए। हालांकि उसको घुटनों के बल बैठकर अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ रहे थे। जब तक वह अपनी भाई की जान बचा नहीं लेती है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। अंशिका की बात सुन रीना माथुर आगे आकर उसका एक हाथ जो फर्श पर रखा था, उसने उस पर अपनी पैर रखा और मसलते हुए बोली, क्यों री, पैसा तेरा बाप छोड़कर कर गया था, या वो तेरी मरी हुई माँ जो हम तुझे पैसे दे दे। तेरे भाई का हमने ठेका नहीं ले रखा है, जो तू यहाँ पैसे मांगने चली आई कमीनी। तेरे उस बीमार भाई को अब तक हमने खर्च उठाया, यही बहुत है। अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुझे, चल फूट ले यहाँ से। वो कल मरता हो या आज मर जाए, हमारी बला से हमें फर्क नहीं पड़ता। कहकर रीना माथुर ने अंशिका के हाथ के ऊपर से अपना पैर हटा लिया। अंशिका का हाथ उसकी मामी ने बुरी तरह से भींच दिया। उस दर्द से उसने अपने मुलायम होठों को मोड़कर दांतों के बीच दबा लिया था, ताकि वह अपने दर्द को बाहर न आने दे और आंसुओं को बहने दिया था। लेकिन जो वो पैसे मांग रही थी, वो उसके ही थे, जो उसने बचपन से अब तक कमाए थे और हर महीने सैलरी आने पर उससे छीन लिए जाते थे। उसने अपना सर उठाया और फिर अपने कांपते हुए हाथों को जोड़कर सरताज मामा जी विनती कर कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ मामा जी, मुझे बस 4 लाख दे दीजिए। जब तक पैसे जमा नहीं होंगे देव का इलाज शुरू नहीं होगा। कहकर उसने फिर से अपना सिर नीचे किया, बिना किसी गरिमा के भीख मांगते हुए। उसकी बात सुन सरताज माथुर कुछ सेकंड शांत रहे और फिर कुछ सोचकर अपनी बीवी रीना की तरफ देर उन्होंने आंख झपका दी। ये देर रीना ने भी आंख झपकाई और फिर अंशिका के पास आ गई। उसके कंधों पर हाथ रख उसे फर्श पर से खड़ा कर दिया। रीना कब क्या करती थी ये कोई नहीं जानता था। अंशिका उसके इस रूप को देर काफी हैरान थी, क्योंकि आज तक तो उसने उसे सिर्फ छड़ी से ही छुआ था, उसके अलावा हाथ लगाने की कभी जरूरत नहीं की थी। वो क्या करने वाली है अंशिका नहीं जानती थी, लेकिन उसके कठोर हाथों के छूने से वो बुरी तरह से कांप गई। उसने उसकी ठुड्डी पर अपनी तर्जनी रख उठा दिया और फिर उसकी तरफ देख कर पूछा, पैसे चाहिए? हाँ, अंशिका सिसकते हुए बोली। ठीक है, हम तुझे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए तुझे भी हमारा एक काम करना होगा। अंशिका ने अपनी अविश्वास से भरी नजरों को ऊपर उठाकर 7 आंसू से भरी नजरों से देखा। तो रीना जी ने डेविल मुस्कान के साथ कहा, अगर तू हमारा वो काम कर देती है तो मैं अभी के अभी तुझे 4 लाख क्या 5 लाख दे दूंगी। क्या करना होगा? उसने सिसकते हुए पूछा। वो तो तेरे मामा ही बताएंगे, रीना ने सरताज की तरफ देखकर कहा। चल अपना हुलिया ठीक कर, तुझे कहीं जाना है उनके साथ। जैसे ही तूने हमारा काम करा, मैंने तेरे भाई के नाम पर पैसे जमा करवाए, रीना ने कहा। उसकी बात सुन अंशिका ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और अगले ही पल कहा, मैं तैयार हूँ, कहाँ चलना है? उसकी बात सुन सरताज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। चलो, सरताज ने कहा और गेट की तरफ बढ़ गया।
अंशिका सरताज जी के पीछे पीछे चल दी। उन दोनों के वहां से जाने के बाद सोफे पर बैठी लड़की तनीषा, जिसकी उम्र कद काठी और खूबसूरती लगभग अंशिका के जैसे ही थी, वह रीना जी के पास आई और उनके साइड में खड़ी होकर बोली, माँ आपको क्या लगता है ये मानेगी? हम, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, देखा नहीं कैसे, कुछ पूछा भी नहीं कि क्या काम है, बस सीधा मुंह उठा के चल दी। सही है, कम से कम आज से ये बला तो टली। अच्छा वो 50 लाख थहा रखे है, जरा देखूं तो नोटों की गड्डी की खुशबू आखिर होती कैसी है। रीना के आंखों में पैसों की चमक आ गई और गाल खुशी से फूल गए। मेरे कमरे में है, चलकर देखे क्या? तनिषा ने कहा। हाँ। दोनों माँ बेटी कमरे की तरफ भाग गए। थोड़ी देर बाद दोपहर के 3:30 बजे के लगभग सरताज जी अंशिका के साथ अपनी कार में बैठे हुए थे। वो काफी ज्यादा गुस्से में थे, ये उनके फेस के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था। तभी उन्होंने लोगों को अपनी कार से बाहर निकलकर भागते हुए देखा। यह सब देख सरताज जी गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए बोले, क्या बकवास है ये? पिछली 1 घंटे से पहले तो ट्रैफिक में फंसा रखा है और अब ये सब रोज रोज सड़क पर गुंडागर्दी कर लोगों को परेशान करने के अलावा इन लोगों को और कुछ नहीं आता। पता नहीं क्या चल रहा है, लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। कहकर वह एक नजर अंशिका पर डालते हैं, जो बहुत ज्यादा डरी सहमी सी बैठी हुई थी। उसको देव वह और भी ज्यादा इरिटेट होकर कार से बाहर उतर गए और पैदल कर दिशा में चलने लगे जहां से लोग उनकी तरफ भाग रहे थे। तो वही अंशिका अपनी गर्दन टर्न कर शीशे के बाहर देखने लगती है। वह देर ही रही थी कि तभी अचानक से उनकी कार से कोई बुरी तरह टकराया, जिसके कारण कार पूरी तरह से हिल जाती है। अंशिका ने डरते हुए सामने की तरफ देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन व्हाइट कलर के कार के बोनट पर अब खून की कुछ छींटें जरूर नजर आ रही थी। साथ ही कार के बाहर से किसी के दर्द से कर्राने की आवाजें सुनाई देती है। उस आवाज को सुन अंशिका इधर उधर देखने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता, जिसके बाद वह अपनी तरफ का गेट खोलकर फिर धीरे धीरे चलकर कार के सामने आ जाती है, जहां का नजारा देर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। कार के सामने एक आदमी ढूंढ में लथपथ होकर पड़ा था। अंशिका उस आदमी की तरफ झुककर उसके कंधे पर टच कर बोली, आप ठीक है ना? उसने पूछा ही था कि तभी उस आदमी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और अंशिका की तरफ देखा। उसके अगले ही पल उसकी नजरें सामने वाले रास्ते पर चली गई, जहां से एक काली परछाई आ रही थी, जिसे देख वह आदमी बुरी तरह से घबरा गया और अगले ही पल उसने अंशिका का हाथ पकड़ जमीन से खड़ा हो गया। अंशिका इस वक्त उस आदमी के ठीक सामने थी। उसने अपने दूसरा हाथ में छुरा ले रखा था, जिसे उसने अंशिका के गले पर रखा हुआ था। अंशिका तो जैसे फ्रिज हो चुकी थी, सांसें थम सी गई और शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है। तभी वह आदमी उस छुरी को सामने की तरफ कर घबराते हुए बोला, किंग वही रुक जा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस लड़की की जान ले लूंगा। कहकर वापस से उस छुरी को अंशिका की गर्दन पर रख देता है, जिससे वह और भी ज्यादा डर जाती है। उसका चेहरा रोने जैसा हो चुका था। तभी उसकी नजरें सामने की तरफ चली जाती है, जहां एक शख्स काले कोट में खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर नकाब था, बस आंखें दिख रही थी ब्लैक चारकोल आइज, जो और भी ज्यादा डरावनी थी। लेकिन इस वक्त वो आंखें अंशिका को ही घूर रही थी। देखते ही देखते किंग ने अंशिका के ऊपर गन पॉइंट कर दी। अंशिका उस गन को अपने ऊपर देख वह और भी ज्यादा डर गई। नहीं प्लीज गोली मत चलाना, अंशिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा।
लेकिन कुछ सेकंड बाद ही गोली चली। गोली सीधा उस आदमी के हाथ पर लगी, वह बुरी तरह से चीख पड़ा, उसके हाथ से चाकू छूट गया। वही किंग ने जैसे ही दूसरी गोली चलाने का प्रयास किया कि तभी उस आदमी ने अंशिका को उस पर जोर से धक्का दिया। अंशिका संभल नहीं पाई और गिरने के डर से उसने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर भींच लिया। लेकिन जब कुछ सेकंड तक उसे अपने शरीर पर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें फिर से ब्लैक चारकोल आइज वाले शख्स से जा मिली। वह दोनों ही इस वक्त बेहद ही करीब थे। अंशिका की तेज चल रही गर्म सांसें किंग अपने मास्क के ऊपर से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि अंशिका इस वक्त उसके ऊपर थी और वह अंशिका के नीचे। किंग का हाथ अंशिका की कमर पर लिपटा हुआ था। वह दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में ही देर रहे थे कि तभी किसी ने कहा, बहुत कर लिया रोमांस, चलो अब दोनों ऊपर जाकर रोमांस करना। कहकर उस आदमी ने सीधा गन उनकी तरफ पॉइंट कर दी। अंशिका तो उस आदमी की बात सुन अपनी सेंस में वापस आई तो गर्दन घुमाकर देखा, एक आदमी ने गन उनके ऊपर पॉइंट की हुई थी। वह कुछ भी समझती कि तभी उसके आंखों के सामने से दोबारा गोली निकल गई और सीधा उस आदमी के गर्दन पर जाकर लगी। यह देख अंशिका और भी ज्यादा घबरा गई। तभी उसने अपने सर पर दबाव महसूस किया और फिर सर को सीने में लगा लिया गया। कमर पर हाथ की पकड़ मजबूत हो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो घूम रहे हो रोलर कोस्टर की तरह। थोड़ी देर बाद सब कुछ हल्का हल्का सा महसूस होने लगा और फिर अचानक से अंशिका के कानों में मामा जी की आवाज पड़ी, तू गाड़ी से बाहर क्या कर रही है? मामा जी की आवाज सुन अंशिका ने अपनी आंखें खोली तो खुद को जमीन पर बैठे हुए पाया और सामने मामा जी का गुस्से से भरा चेहरा। अंशिका ने अपनी नजरें इधर उधर टर्न की, उसे उस आदमी की लाश दिखी लेकिन किंग कहीं नजर नहीं आया। अब धड़ी भी होगी या पूरे दिन यही सड़क पर बैठे रहने का इरादा है? मामा जी गुस्से में चिल्लाए। मामा जी की बात सुन अंशिका हड़बड़ाहट से खड़ी होने को होती है कि तभी उसके हाथ में कुछ चुभता है। दर्द के कारण अंशिका ने नजरें नीचे कर देखा तो उसके हाथ के नीचे एक लॉकेट पड़ा हुआ था। किंग नाम के उस लॉकेट को देख अंशिका ने बस उठाया ही था कि तभी मामा जी उसकी तरफ झुककर उसकी बाह पकड़ उसे खींचकर जमीन पर से खड़ा कर देते हैं और गुस्से में उसे अपने साथ खींचते हुए उन गाड़ियों के बीच में से ले जाने लगते हैं। तो वहीं अंशिका अपनी नजरें टर्न कर इधर उधर देखे जा रही थी। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद शाम के 5 बजे के लगभग एक टैक्सी एक बड़ी से विला के बाहर जाकर रुकती है। उसमें से अंशिका अपने मामा सरताज के पीछे पीछे टैक्सी में से उतरकर बाहर आती है। उसने अपनी नजरें विला की तरफ करी तो वहां मौजूद लोग उसे ही देख रहे थे। उसने इतना बड़ा विला कभी नहीं देखा था। सरताज जी उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो लोग बड़े से गेट से होते हुए उस विला के अंदर एंटर करते हैं। उस विला में चारों तरफ सिर्फ काला कोट पहने हुए कुछ लोग खड़े हुए थे, जिन्होंने अपने हाथों में बंदूकें पकड़ी हुई थी। ये सब देख अंशिका थोड़ा सा घबरा गई। सरताज जी उसे कहाँ लेकर जा रहे थे उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने कदमों की चाल को थोड़ा तेज कर दिया। वो दोनों ही उस विला के मेन डोर पर पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही एक आदमी जो उन्हें काफी देर से घूर रहा था वह गुस्से में बोला, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अगर छोटे मालिक को गुस्सा आ गया न तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों ही जिंदा नहीं बचोगे, चलो अब अंदर। इतना कहकर वह आदमी वापस से अंदर चला जाता है। सरताज उस आदमी की बात सुन उसने घूरकर अंशिका की तरफ देखा जैसे चेतावनी दे रहे हो, और फिर उसका हाथ पकड़ सीधा उसे तेज कदमों के साथ खींचते हुए अंदर ले गए। विला के अंदर आते ही सरताज ने अंशिका का हाथ छोड़ दिया। तभी अंशिका के सामने 2 लड़कियां आई और उसका हाथ पकड़ कहा, हमारे साथ चलो। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही जबरदस्ती उसे वहां से ले जाया गया और सरताज जी ने भी कुछ नहीं कहा। अंशिका को एक कमरे में ले जाया गया। वहां पहले से कुछ और लड़कियां भी मौजूद थी।
उसके वहां पहुंचते ही उन लोगों के बीच में खुसूर पुशुर शुरू हो गई। अंशिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। तभी एक लड़की चंचल अंशिका की तरफ देखते हुए तेज आवाज में बोली, लाओ ड्रेस दो। हम कहकर दूसरी लड़की ने एक ड्रेस उसको पकड़ा दी, जो कि कोई आम ड्रेस नहीं थी बल्कि शादी का मेहरून कलर का लहंगा था। उसे दे, चंचल ने कहा। अच्छा है। इतना कहकर चंचल फिर अंशिका की तरफ देखकर बोली, कपड़े उतारो। यह सुन अंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने झट से अपने सीने पर हाथ रखा और घबराते हुए कहा, ये आप क्या कह रही है? अंशिका की बात सुन चंचल थोड़े गुस्से में बोली, देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, आज हमारे मालिक की शादी है और हमें तुम्हें शादी के लिए तैयार करना है और फिर खुद भी परफॉर्मेंस के लिए तैयार होना है, इसलिए ये नाटक बंद करो और जल्दी से कपड़े उतार कर चेंज करो। शादी? अंशिका हैरानी से चंचल की तरफ देखती है। हाँ और नहीं तो क्या, और क्या हम तुम्हें कीर्तन करवाने के लिए लेकर आए हैं, बल्कि शादी है तो शादी के लिए रेडी करने के लेकर आए हैं। चंचल अंशिका का मजाक उड़ाकर हंसते हुए बोली। वही चंचल की बात सुन अंशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मामा और मामी उसकी शादी करवाने का प्रयास कर रहे थे, वो भी उसे बिना बताए। अब उसे उनका काम बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। अंशिका उन लोगों को खुद पर हंसते हुए देख वह झट से बोली, मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। कहकर वह जल्दी से गेट की तरफ भागी, लेकिन तभी चंचल के इशारे पर वहां मौजूद लड़कियों ने उसे पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी शादी? शादी तो तुझे करनी ही होगी। हमारा दिमाग मत खराब कर इन सब बातों से। अगर हमने तुझे सही टाइम पर तैयार नहीं किया न तो मालिक के गुस्से को हमें झेलना पड़ेगा, इसलिए नाटक बंद कर और चल अपने कपड़े उतार। चंचल अंशिका के सामने लहंगा करके बोली। बिल्कुल भी नहीं, कहते हुए अंशिका ने चंचल को अपने सामने से धक्का दे दिया, जिससे उसका सर बुरी तरह से पीछे की दीवार से जोर से जा टकराया। आह! चंचल दर्द से करा उठी। वह अपने सर को सहलाते हुए गुस्से में आगे आई और अंशिका को मारने को हुई, लेकिन दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, पागल हो गई मैडम पर हाथ उठाएगी, सर को पता चला ना तो तेरे इन्हीं हाथों को काटकर अलग कर देंगे। चंचल दूसरी लड़की की बात सुन गुस्से में उसके हाथ को झटक कर बोली, ध्यान रखो इसका। इतना कहकर चंचल गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई तो वही अंशिका अपने मुंह पर हाथ रख जोर जोर से रोने लगी। वही दूसरी तरफ इसी विला के एक और कमरे में एक लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 26 के आसपास होगी, 5-9, ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी हो रहा था। वहीं उसके साइड में सरताज जी अपने हाथ जोड़े खड़े थे। थोड़ी देर बाद ग्रूम की तरह पूरी तरह से रेडी होने के बाद वह लड़का पलटते हुए बोला, और माथुर जी कैसा लग रहा हूँ मैं? उस लड़के ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी डाली हुई थी, जिसमें वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अपनी डार्क शेप ब्राउन आइज के साथ वह लड़का खूब जंच रहा था। यह लड़का और कोई नहीं, कबीर खुराना था, मुंबई का टॉप का बिजनेसमैन, जिस पर हजारों लड़कियां मरती है, लेकिन उस कबीर की जान रातों की नींद अंशिका ने उड़ाई हुई है, जिससे आज वह शादी करने वाला है। कबीर का सवाल सुन सरताज जी कांप गए। उन्होंने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, एकदम फर्स्ट क्लास सरकार, आपसे अच्छा और कोई है ही नहीं। ये सुन कबीर के फेस पर डेविल मुस्कान आ गई और उसने अपनी तिरछी नजरों से सरताज जी की तरफ देखकर कहा, मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं सरकार, जो सच है मैं तो वही बता रहा हूँ। आपको मेरी अंशिका के लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, वैसे बेटी तो तुम्हारी भी बहुत सुंदर है, कहो तो उससे ही शादी ना कर लूं मैं? राज तो वो भी करेगी या फिर दोनों से कर लेता हूँ। दोनों बहनें एक साथ रहेंगी मेरी बीवी बनकर।
कहते हुए कबीर तिरछी नजरों से सरताज जी की तरफ देखता है तो इस पर सरताज का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके चेहरे पर 12 बज गए, जैसे कुछ भी जानते हैं ना हो, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने चेहरे के भाव छिपा लिए और फिर तुरंत कहा, लेकिन आपको तो अंशिका चाहिए थी न, वरना इतना बड़ा आदमी भला खुद हमारी चौखट पर आकर उसका हाथ क्यों मांगता। यह सुन कबीर के फेस के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हुए, जिसे देर सरताज भी जल्द समझ गया कि उन्होंने क्या गलती की है, इसलिए तो वो हर बार सोच समझ कर बोल रहे थे, लेकिन जिसका डर था वो गलती हो चुकी थी। वे जल्दी से कबीर के सामने फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, माफी कर दीजिए सरकार। वो जल्दी जल्दी में निकल गया, माफी दे दीजिए। कबीर अपनी लाल आंखों से सरताज जी को घूरते हुए बोला, आज शादी नहीं होती ना तो तुम्हारी ये जबान तुम्हारे मुंह में नहीं होती। यह सुन सरताज जी थोड़ा घबरा गए और बस अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसके सामने एक शब्द भी गलत कहना सीधा मौत को दावत देने जैसा था। कबीर एक आम बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक माफिया भी था। खून खराबा करना तो उसके लिए किसी खेल से कम नहीं था, और जब तक दिन में एक आदमी को मौत की नींद न सुला दे, उसके लिए रात को चैन से सो पाना मुश्किल हो जाता था। वो दोनों कन्वर्सेशन कर रहे थे कि तभी कमरे में बाला दाखिल होता है। उसने कबीर के सामने अपना सर झुकाया और फिर धीरे से बोला, प्रिंसेस रेडी नहीं हो रही है, वो मना कर रही है शादी के लिए। क्या कहा तुमने? कबीर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर गरजते हुए बोला और कमरे से बाहर जाने लगता है कि तभी सरताज जी उसके पैरों पर गिरकर बोले, मुझे एक मौका दीजिए, मैं बात करूंगा अंशिका, वो मेरी बात जरूर मानेगी, और अगर नहीं मानी तो इनका सर कलम कर देना। कबीर बाला को आदेश देते हुए बोला। कबीर की बात सुन सरताज जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस सीधा कबीर के सामने सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गए। अंशिका कमरे में बैठे हुए रोए जा रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर सरताज जी आते हैं। उन्हें देख सभी लड़कियां कमरे से बाहर निकल जाती है तो मामा जी अंदर आ जाते हैं। वो अंशिका के ठीक सामने खड़े हुए तो अंशिका उन्हें देख बिस्तर पर से ढड़ी हुई और कुछ कहना चाहा, लेकिन अगले ही पल वह पूरा कमरा थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। अंशिका सीधा मुंह के बल बिस्तर पर जा गिरी। वो कुछ भी कहती उससे पहले ही मामा जी ने उसकी बाजू पकड़ उसे बिस्तर पर से खड़ा किया और उसकी बाजू को दबाते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी के लिए मना करने की? बोल, शादी करेगी या नहीं करेगी, बोल। कहते हुए उसके जबड़े पर अपनी पकड़ को मजबूत करते गए तो वही दर्द के कारण अंशिका के आंसू और भी तेज हो गए। क्या करेगी अंशिका? क्या वह कबीर से शादी कर लेगी? कौन है ये किंग? क्यों मारा उसने इतने सारे लोगों को? क्रूएल है।